कहानी की शुरुआत होती है रेस्मोल नाम के एक गांव में, जहां के लोग प्राचीन काल से अल्कमी नाम की एक विद्या का इस्तेमाल करते आ रहे थे। इस विद्या के जरिए लोहे की चीजों को पिघलाकर सोने का बना दिया जाता था और कुछ लोग तो इस विद्या का इस्तेमाल मरे हुए लोगों को फिर से जिंदा करने के लिए भी करते थे। मगर यह कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक बेहद खतरनाक तकनीक थी और इसके बारे में अफवाह थी कि अगर एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई गड़बड़ी हुई तो भयंकर तबाही मच सकती है। खैर, इसके बाद हम एडवर्ड और अफजे नाम के दो भाइयों को देखते हैं जो बचपन से खुद ही अल्कमी सीखने की कोशिश कर रहे थे। इस काम के लिए वह अक्सर अपनी लाइब्रेरी की किताबों का इस्तेमाल करते और किताबों के हिसाब से ही एक्सपेरिमेंट्स किया करते। एक दिन उन्होंने अल्कमी के जरिए खिलौना बनाया और खुशी से दौड़कर अपनी माँ को दिखाने गए। उनकी माँ ने भी खुश होकर उन्हें गले लगा लिया, पर जैसे ही वह दोनों फिर से खेलने के लिए मुड़े तो अचानक उनकी माँ को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इससे दोनों भाइयों को काफी गहरा सदमा लगा, क्योंकि अब उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह किसी भी हालत में अपनी माँ से जुदा होने को तैयार नहीं थे। तभी एडवर्ड को एक आइडिया आया और उसने अल्फोंसे से कहा कि वह अल्कमी के जरिए ट्रांसम्यूटेशन नाम की प्रक्रिया करके अपनी माँ को फिर से जिंदा कर सकते हैं। पर अल्फोंसे ने इसके बारे में डरावनी अफवाह सुन रखी थी, इसीलिए उसने कहा कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन एडवर्ड ने उसे समझाया कि डरने वाली कोई बात नहीं है, कर लेंगे हम, यार कॉन्फिडेंस रख तू। इसके बाद उन्होंने मिलकर प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने किताब में लिखा सारा सामान इकट्ठा किया और उसे एक जादुई गोले के बीच में रख दिया। इस जादुई गोले को ट्रांसम्यूटेशन सर्कल भी कहा जाता है। फिर जैसे ही उन्होंने मंत्र बोलने शुरू किए, अचानक गोले में जबरदस्त ऊर्जा पैदा होने लगी और कुछ ही पलों में वहां एक भयंकर बवंडर बन गया। उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर जल्द ही उस जादुई बवंडर ने उनका पूरा घर उजाड़ कर रख दिया। फिर इस घटना के 20 साल बाद हम देखते हैं एडवर्ड अब काफी बड़ा हो चुका था और वह तेजी से एक मग के पीछे भाग रहा था, जिसके पास एक रहस्यमयी लाल पत्थर था। असल में इस पत्थर की मदद से बिना किसी सामग्री के भी अल्कमी की जा सकती थी। अब जैसे ही एडवर्ड उस मोंक को पकड़ने वाला था तो अचानक मोंक ने इस खास पत्थर की मदद से एडवर्ड पर बड़े बड़े पिलर्स से हमला कर दिया। इनसे बचने के लिए एडवर्ड को उल्टे पांव भागना पड़ा। इसके बाद उसने पाताल से कई भयानक मॉन्स्टर्स को बुलाकर उन्हें एडवर्ड के पीछे छोड़ दिया। तभी अचानक एडवर्ड ने अपनी जादुई छड़ी निकाली और तब यह पता चलता है कि अब वो भी एक माहिर अल्केमिस्ट बन चुका था। उसी पल वहां एक रोबोट जैसा भारी भरकम आदमी आया और उसने एक एक करके मॉन्स्टर्स को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वो इतना ज्यादा ताकतवर था कि वह मनस्टर को उठाकर खिलौनों की तरह पटक रहा था, पर इसी दौरान गलती से उसका हेलमेट गिर गया और तब हम देखते हैं कि उसका कोई सर ही नहीं था, बल्कि उसका तो शरीर तक नहीं था। इधर एडवर्ड ने बाकी मॉन्स्टर्स को खत्म किया और फिर पता चला कि उसके शरीर में भी लोहे के हाथ पैर लगे थे और इसी वजह से सब उसे फुल मेटल अल्केमिस्ट के नाम से जानते थे। अब मोंक ने डर के मारे वहां से भागने की कोशिश की, पर जल्द ही एडवर्ड उस तक पहुंच ही गया। फिर उसने मोंक को अपने लोहे के हाथ से मुक्का मारा, जिससे मोंक के हाथ से वो लाल पत्थर नीचे गिर गया। एडवर्ड ने सोचा कि आखिरकार उसका मिशन पूरा हुआ, पर तभी वहां कर्नल मस्टैंग और उसकी फौज आ गई और उन्होंने मंक और एडवर्ड को गिरफ्तार कर लिया। एडवर्ड ने उनसे लाल पत्थर की भीख मांगते हुए कहा कि यह पारस पत्थर है, पर कर्नल मस्तांग ने उसी पल इस पत्थर को अपनी उंगलियों से भस्म कर दिया और कहा कि यह नकली पत्थर है। यह देखकर एडवर्ड बहुत दुखी हो गया, क्योंकि वह इतने सालों से पारस पत्थर को खोजने में जुटा हुआ था। तभी वहां पर वही रोबोट जैसा आदमी आया, जो कोई और नहीं बल्कि एडवर्ड का छोटा भाई अल्फोंसे ही था। उसने एडवर्ड को हौसला देने की कोशिश की, मगर इसी मौके का फायदा उठाकर मंक फौजियों के चंगुल से बचकर भाग गया। खैर, बाद में सब मिलिट्री बेस पहुंचे तो कर्नल मस्टैंग ने कहा कि पारस पत्थर जैसी कोई चीज नहीं है। असल में जो पत्थर मंक के पास से मिला था वो मोंक की शक्तियों की वजह से ही जादू कर रहा था। मगर एडवर्ड को अब भी पूरा विश्वास था कि कहीं ना कहीं पारस पत्थर जरूर मौजूद है और अगर वह ढूंढता रहा तो वो उसे जरूर मिलेगा। असल में इस पत्थर को हासिल करने के पीछे उसका मकसद था कि वो इस पत्थर की शक्तियों की मदद से अपने खुद के हाथ पैर और अपने भाई का पूरा शरीर वापस ले आए। खैर, जब वो मिलिट्री बेस से निकलकर अपने घर की तरफ जा रहा था तो एडवर्ड को अपनी बचपन की पक्की सहेली विनरी मिल गई। दरअसल उसे एडवर्ड के मिशन के बारे में खबर मिली थी और जब उसे इसके पीछे की कहानी का पता चला तो उसने कहा कि वो भी पारस पत्थर ढूंढने में उनकी मदद करेगी। उधर मोंक मिलिट्री के चंगुल से बचकर एक खुफिया कमरे में पहुंचा, जहां 3 जादुई गैंगस्टर उसका इंतजार कर रहे थे। उनकी लीडर थी लस्ट। इसके अलावा ग्रुप में एनवी नाम की एक लंबी लड़की थी जो किसी का भी भेस बना सकती थी, और ग्लूट नाम का लड़का जो दुनिया में कुछ भी खा सकता था। असल में लस्ट ने मोंक को किसी काम पर भेजा था, लेकिन मोंक वह काम पूरा नहीं कर पाया, इसलिए लस्ट गुस्से से आग बबूला हो उठी। फिर उसने सजा देने के लिए जादू से अपने हाथ लंबे करके उसे गला घोंटकर मार डाला। उसके मरते ही ग्लूट नहीं, तुरंत उसकी लाश को नोच नोच कर खा गया। वहीं दूसरी ओर एडवर्ड सोने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बार बार 20 साल पुरानी घटना के दृश्य दिखाई दे रहे थे। जब उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो एडवर्ड को सच के दरवाजे पर लाया गया,
जहाँ इस ब्रह्मांड का सारा ज्ञान छिपा हुआ है। अचानक दरवाजा खुला और दो भयंकर हाथ उसे खींचकर अंदर ले आए। अब एडवर्ड ब्रह्मांड में तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था और अचानक उसे थोड़ा दूर अपनी माँ की झलक दिखाई दी। उसने उन्हें छूने की पूरी कोशिश की, मगर अगले ही पल उसने देखा कि वह दरवाजे से बाहर आ गया था। खैर, अब एडवर्ड को अल्केमी का पूरा ज्ञान हो गया था और अब वह बिना किताबों के भी उसका इस्तेमाल कर सकता था। तभी वहां एक धुएं के बादल जैसी मूर्ति आई और उसने कहा कि मैं भगवान हूँ। उसने कहा कि अगर कोई एक मरे हुए इंसान को वापस जिंदा करना चाहता है तो उसे भगवान से एक डील करनी होगी। इसके मुताबिक किसी को जिंदा करने के बदले में उसे अपने शरीर के एक हिस्से की बलि देनी होगी। अब एडवर्ड कुछ भी करके अपनी माँ को जिंदा करना चाहता था, इसलिए भगवान ने बदले में उसका एक पैर ले लिया। बाद में एडवर्ड की आंख खुली तो वह अपने घर में था। घर बिल्कुल वैसा का वैसा था, पर उसका पैर कट चुका था। इसके अलावा उसका भाई अल्फोंसे भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। तब उसे एहसास हुआ कि अल्फोंसे ने तो माँ को जिंदा करने के लिए खुद को ही कुर्बान कर दिया। इसके बाद एडवर्ड उसी जादुई गोले के पास गया जहाँ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने देखा कि वहाँ एक काले रंग के धुएं वाला मनस्टर था, जो उसकी माँ तो बिल्कुल नहीं थी। अब वह अपना पैर भी गवा चुका था और उसकी माँ भी जिंदा नहीं हुई थी, इसलिए वह गुस्से से तिलमिला उठा। इसी चक्कर में वह एक आर्मरर से टकरा गया और अपने भाई को वापस जिंदा करने के लिए उसने दोबारा जादू शुरू किया। उसका एक्सपेरिमेंट सही रहा और एक बार फिर वह सच के दरवाजे के सामने आ गया, जहाँ भगवान पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार उसे अपने भाई को जिंदा करना था, तो भगवान ने उसके बदले उसका दूसरा पैर भी ले लिया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसके दोनों पैर कट चुके थे। फिर उसने देखा कि अल्फोंसे जिंदा हो गया था, पर उसका शरीर नहीं था, बल्कि वो एक रोबोट के रूप में था। खैर, अब असलियत में हम देखते हैं कि कर्नल मस्टैंग दोनों भाइयों और विनरी को टक्कर नाम के एक अल्केमिस्ट के पास लेकर आया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ से पारस पत्थर के बारे में कोई जानकारी मिल सकती है। जब वह वहाँ पहुंचे तो टक्कर ने उन्हें अपने खास आविष्कार दिखाए। असल में उसने कई जानवरों को आपस में मिलाकर नए जानवर बनाए थे। टक्कर ने उन्हें बताया कि आज से कुछ साल पहले वह सरकारी अल्कम हुआ करता था, जो कि सरकार के लिए काम करता था, लेकिन फिर उसके सभी एक्सपेरिमेंट्स को बेकार बताकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। अब वह जी जान लगाकर नए आविष्कार बनाने में जुटा हुआ है ताकि वह अपना औहदा वापस हासिल कर सके। खैर, बाद में एडवर्ड ने टक्कर को अपनी पूरी कहानी सुनाकर कहा कि वह कैसे भी करके पारस पत्थर तक पहुंचना चाहता है। टक्कर ने कहा कि वह यह तो नहीं जानता कि यह मणि कहाँ मिलेगी, पर उस तक पहुंचने में वह एडवर्ड की पूरी मदद करेगा। इसके बाद एडवर्ड और विनरी ट्रेन से दूसरे शहर के लिए निकल पड़े। असल में यहाँ वह डॉक्टर मार्को से मिलने जा रहे थे, जिसके पास शायद पारस पत्थर की जानकारी थी। मगर जैसे ही वह उसके घर पहुंचे तो मार्को को लगा कि वह बुरे लोग हैं और उसने अपना बचाव करने के लिए एडवर्ड और विनरी पर गोलियां चला दी। तब एडवर्ड ने खुद को बचाने के चक्कर में गलती से मार्को को ही बेहोश कर दिया। जब मार्को को होश आया तो उसने कहा कि वह लोग पारस पत्थर के बारे में भूल जाएं तो ही बेहतर है। तभी अचानक उसे एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई और उसने तुरंत खिड़की पर गोली चला दी। तब यह खुलासा होता है कि गैंगस्टर लस्ट काफी देर से वहां छुपकर उनकी जासूसी कर रही थी। वह धीरे धीरे उन तीनों की तरफ बढ़ने लगी। मार्को ने उस पर धुआंधार गोलियां चलाई, लेकिन लस्ट पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरकार उसने अपने लंबे लंबे पंजों से सबको दीवार से चिपका दिया और मार्को के सीने में चाकू घूमकर उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके जाने के बाद मार्को ने अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए एडवर्ड को बताया कि पारस पत्थर का सच उसे लेबोरेटरी 5 नाम की एक जगह में मिलेगा। असल में यह एक खुफिया बिल्डिंग थी जिसका इस्तेमाल मिलिट्री करती थी। एडवर्ड ने इसके बारे में और जानने की कोशिश की, मगर इतना कहते ही मार्को की मौत हो गई। इसके बाद एडवर्ड सीधा टक्कर के घर पहुंचा और वहां उसने देखा कि टक्कर ने एक इंसान और कुत्ते को मिलाकर एक अनोखा जानवर बनाया था। तब टक्कर ने खुलासा किया कि इस एक्सपेरिमेंट के लिए उसने अपनी बेटी और कुत्ते को ही कुर्बान कर दिया था। इससे पहले वाले जानवर उसने अपनी पत्नी के शरीर के हिस्सों का इस्तेमाल करके बनाए थे। यह सुनकर डी वर्ड गुस्से से लाल हो गया और वह टक्कर को बुरी तरह पीटने लगा। वो टक्कर की जान लेने ही वाला था कि ऐन वक्त पर अल्फोंसे ने वहां आकर उसे रोक दिया। फिर टक्कर को अपनी पत्नी और बेटी की जान लेने के जुर्म में जेल में कैद कर दिया गया। इसके बाद एडवर्ड ने कई किताबों में लैब 5 के बारे में ढूंढने की कोशिश की, मगर कई हफ्तों की मेहनत के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। पर एक शाम जब वह लाइब्रेरी में था तो मिलिट्री जनरल वहां आया और उसने एडवर्ड को बताया कि लैब 5 असल में मिलिट्री के स्टोर रूम का नाम है, जिसे अब कोई इस्तेमाल नहीं करता। ये सुनते ही एडवर्ड तुरंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उधर वह मिलिट्री कैप्टन लैब 5 पर और रिसर्च कर रहा था, तो उसे पता चला कि लैब 5 असल में एक बहुत बड़ा जादुई गोला है, जहां बहुत बड़े पैमाने पर ट्रांसम्यूटेशन जादू को अंजाम दिया जा रहा है। उसने अपने सीनियर्स को इसके बारे में खबर देने की सोची, पर बदकिस्मती से लस्ट ने उसे रोक दिया। बेचारा कैप्टन जैसे तैसे घर से भागा और उसने जनरल को फोन किया, मगर तभी एनवी कर्नल मस्टैंग का भेष बनाकर वहां आई और उसने कैप्टन का खून कर दिया। असल में वह कर्नल पर इस कत्ल का इल्जाम लगाना चाहते थे ताकि उसे जेल हो जाए। आखिरकार उनका प्लान कामयाब रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने उसे हत्या करते हुए देख लिया था और उन्होंने पुलिस को खबर कर दी। वहीं दूसरी ओर वह पागल साइंटिस्ट टक्कर भी जेल से भाग निकला। वहीं एडवर्ड
एडवर्ड और उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि वह खूनी कर्नल मस्टैंग के साथ अक्सर दिखाई देते थे। फिर उन्हें कमरे में कैद कर दिया गया, पर एडवर्ड बड़ी चालाकी से सबको लेकर भाग निकला। इसके बाद वह एक गाड़ी चुराकर लैब 5 में पहुंचे, जहां कर्नल मस्टैंग और एक लूटने के बीच लड़ाई चल रही थी। अचानक मस्तांग ने चुटकी बजाई और उसी पल लूटने के शरीर में आग लग गई। सबको लगा कि मस्तांग पागल हो चुका है, पर तभी जलते हुए लूटने का रूप बदला और तब पता चला कि वह लूटने के भेष में एनवी थी। जल्द ही लस्ट और उसके गुंडे भी वहां आ पहुंचे और लस्ट ने मस्तांग के पेट में चाकू घूंपकर उसे बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसके बाद वह वहां से भाग निकली तो एडवर्ड ने उसका पीछा किया, मगर जल्द ही वह एक सुनसान कमरे में पहुंचा, जहां एक बड़ा सा जादुई गोला बना हुआ था। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, साइंटिस्ट टकर उसके सामने आया। उसने अपनी जेब से एक पारस पत्थर निकाला और यह खुलासा किया कि यहाँ हजारों की तादाद में ऐसे पत्थर बनाए जाते हैं। असल में यह ऑपरेशन मिलिट्री का ही चलाया हुआ था। फिर टक्कर ने कहा कि किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करने के लिए कुर्बानी तो देनी पड़ती है, इसलिए बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स अपने घर वालों को फिर से जिंदा करने के लिए कैदियों की कुर्बानियां दे रहे थे। यह सुनकर एडवर्ड हक्का बक्का रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और जान पाता, तभी अचानक लस्ट ने वहां आकर टक्कर को मार डाला, क्योंकि उसने एडवर्ड को खुफिया राज बता दिया था। तब यह खुला ऐसा होता है कि लस्ट कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जादू से बनाई गई एक क्रीचर है, इसीलिए वह इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी। तभी इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड जनरल वहां आया। उसने बताया कि उसका असली मकसद ऐसे ही सुपरनैचुरल इंसानों की फौज खड़ी करना है और लस्ट उसके सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक है। इसके बाद उसने कमरे की बत्ती जलाई तो अचानक टक्कर ने देखा कि छत पर हजारों बेजान रोबोट्स लटके हुए थे। फिर जनरल ने सभी पारस पत्थर सिलेंडर्स के जरिए रोबोट्स तक पहुंचाए और जैसे ही वह पत्थर रोबोट्स की छाती में लगाए गए तो एक एक करके वह जिंदा होने लगे। अपने बनाए रोबोट्स को जिंदा होते देखकर जनरल खुशी से झूम उठा और उनसे मिलने गया, मगर जल्द ही सभी रोबोट्स ने उसे घेर लिया और उसे ही नोच नोच कर खा गए। इतनी ही देर में कर्नल अल्फोंसे और विनरी भी बाकी जनरल्स के साथ उस कमरे में आ पहुंचे और फिर वह सब एडवर्ड के साथ मिलकर रोबोट्स का सामना करने लगे। रोबोट्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें लगा कि आज वह मारे जाएंगे, पर तब कर्नल मंग ने कहा कि रोबोट्स को मारने के लिए उनके सर आपस में टकराने होंगे। इसी तरीके से उन्होंने रोबोट्स को मारना शुरू कर दिया, मगर फिर भी उनकी तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसलिए एडवर्ड और उसके साथ ही चालाकी से बाहर आ गए, लेकिन वहां उनका सामना लस्ट और उसके गुंडों से हुआ। हालांकि मस्टैंग जख्मी था, मगर फिर भी उसने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी करके जबरदस्त आग निकाली, जिसमें एनवी जलकर राख हो गई। इसके बाद कर्नल ने लस्ट पर हमला किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो बार बार जिंदा हो जाती थी। कर्नल और एडवर्ड यह देखकर भौंच के रह गए और आखिरकार लस्ट ने खुलासा किया कि उसकी छाती में पारस पत्थर लगा हुआ है, जिस वजह से उसके पास अद्भुत शक्तियां हैं। मगर यह राज बताना ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसी पल एडवर्ड अल्फोंसे और कर्नल ने मिलकर उस पर एक साथ हमला कर दिया। तभी कर्नल ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी छाती से पारस पत्थर निकाल लिया, जिससे लस्ट की तुरंत ही मौत हो गई। इधर ग्लूट ने यह सब देखा तो वो खुद ही दुम दबाकर भाग निकला। आखिरकार अपनी जीत के बाद कर्नल मस्टैंग ने एडवर्ड को वो पारस पत्थर दिया ताकि वह अपने भाई का शरीर वापस ला सके। एडवर्ड ने अल्केमी शुरू की और अब वह फिर से सच के दरवाजे पर पहुंच गया। वहां अल्फोंसे अपने शारीरिक रूप में खड़ा था और अब एडवर्ड को सिर्फ यह पत्थर भगवान को देना था, जिसके बदले में उसका भाई अपने शरीर के साथ जिंदा हो जाएगा। मगर एन वक्त पर वह पीछे हट गया। अब एडवर्ड अपने फायदे के लिए पत्थर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जान बनता था इससे कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। आखिरकार वह असलियत में वापस लौट आया और अपने भाई से माफी मांगी, क्योंकि वह उसका शरीर वापस नहीं ला पाया। तब अल्फोंसे ने भी उसे माफ करके कहा कि वो भी अब इस जादू का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उसने कहा कि अल्केमी की वजह से ही उनकी जिंदगी में इतने हादसे हुए हैं और अब इस विद्या से दूर रहना ही बेहतर है। आखिरकार एडवर्ड और उसके साथियों ने एक नए सूरज को उगते हुए देखा और वो खुश थे कि उन्होंने धरती को तबाही से बचा लिया था।